डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजिशा, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट, बीजीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको अवलोकन पद्धति, जो कि नया टॉपिक है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अवलोकन पद्धति, अवलोकन को अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ निरीक्षण, विचार है। वह ऑब्जर्व शब्द से बना है जिसका अर्थ ध्यान देना, परीक्षा करना, अनुसंधान करना आदि है। इसका सीधा अर्थ है आँखों से देखना। अवलोकन की परिभाषा, पीवी यंग के अनुसार अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचारपूर्वक अध्ययन है। विचारपूर्वक अध्ययन जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जा सकता है। मोजर के अनुसार अवलोकन को सुंदर ढंग के वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग स्वतंत्र है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार घटनाओं को उसी प्रकार से देखना, वर्णन करना जिस प्रकार से वह कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटित हैं। अब मैं आपको अवलोकन पद्धति की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। एक एक विशेषता मैं आपको बताऊंगी। प्रत्यक्ष पद्धति, सामाजिक अनुसंधान की दो पद्धतियां हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष पद्धति है, अर्थात अनुसंधानकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता और निष्कर्ष निकालता है। प्राथमिक सामग्री का संकलन, सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक अनुसंधान की अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा अपनी आँखों से देखकर सामग्री का संग्रह किया जाता है, इसलिए ये विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता अधिक है। मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग, अन्य पद्धतियों की तुलना में इसमें मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें घटनाओं को आँखों से देखकर जांच पड़ताल की जा सकती है। विचारपूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन, अवलोकन एक प्रकार के उद्देश्यपूर्ण होते हैं। कोई भी अवलोकन क्यों ना हो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। विश्वसनीयता, अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। पारस्परिक एवं कार्य कारण संबंधों का ज्ञान, ये इसकी अंतिम विशेषता है। इसके द्वारा कार्य कारण संबंधी या पारस्परिक संबंधों का पता लगाया जाता है। अवलोकन पद्धति के प्रकार, यानी अवलोकन के प्रकार अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तीन प्रकार हैं अवलोकन के: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और समूह अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन सबसे पहले बताऊंगी, उसमें मैं दो प्रकार के अवलोकन आपको बताऊंगी, सहभागिक अवलोकन और असहभागिक अवलोकन। ये अवलोकन का पहला प्रकार है अनियंत्रित अवलोकन। इसे सरल अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत सरल शब्दों में कहें तो अवलोकन का ये प्रकार जिसमें अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यंग ने लिखा है कि अनियंत्रित अवलोकन में हमें वास्तविक जीवन घटनाओं की गहन परीक्षा करनी पड़ती है, जिसमें यथार्थता से उपकरणों के प्रयोग या अवलोकित घटना की शुद्धता के लिए नियंत्रण का प्रयत्न किया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर अनियंत्रित अवलोकन पद्धति की जो विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं वे ये हैं: इस पद्धति में अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता। दूसरा, इस पद्धति के अनुसार घटना का उसके वास्तविक स्वरूप में ही अध्ययन किया जाता है। तीसरा, ये अवलोकन पद्धति अत्यंत ही सरल होती है। अब मैं इसका पहला प्रकार बताने जा रही हूँ, सहभागिक अवलोकन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहभागी अवलोकन में
अवलोकनकर्ता अध्ययन की जाने वाली परिस्थितियों में स्वयं भाग लेता है और उस समूह का औपचारिक सदस्य बन जाता है। इस पद्धति का प्रयोग तब किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता उस समूह से स्वयं घुल मिल जाता है जिसका कि वह अध्ययन करना चाहता है। सहभागिक अवलोकन की विशेषताएं। इसमें अवलोकन अध्ययन की जाने वाली इकाइयों के जीवन और कार्यों में क्रियाशील सदस्य के रूप में भाग लेता है, उसमें घुल मिल जाता है। जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो घुल मिल जाता है। दूसरा, अध्ययन की जाने वाली इकाइयों के अनुसार ही सुख और दुख की अनुभूति करता है और समूह को अपना मानता है। इस संबंध में गुडे एवं हंट ने लिखा है कि इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। लुंडबर्ग लिखते हैं कि जो मैं आपको बता रही हूँ सहभागी अवलोकन के बारे में, लुंडबर्ग लिखते हैं कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णता घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, अर्थात वह समूह में बस जाता है तथा समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। सहभागिता के साधन। क्योंकि हम सहभागी अवलोकन के बारे में बात कर रहे हैं तो सहभागिता के साधन क्या हैं ये भी जान लें। मौलिक समस्या ये है कि किस प्रकार समूह के साथ सहभागिता स्थापित की जाए। समूह के साथ सहभागिता स्थापित करने के जो बिंदु हैं वो मैं आपको बताती हूँ। समूह से आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित करके, समूह के सुख दुख की में भाग लेकर उन्हें बराबर उनकी अनुभूति करके, समूह के उत्सवों त्योहारों में भाग लेकर के, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर, समूह में जो छोटे बच्चे हैं उनको खिलौने और टॉफ़ियाँ देकर, उपहार देकर और उपहार लेकर, इसी प्रकार शिकार पर उनके साथ जाकर गपशप कर कर, ताश आदि जब वो खेलते हैं तो उसमें हिस्सा लेकर हम सहभागिता समूह के सदस्यों के साथ निभा सकते हैं। सहभागी अवलोकन के लाभ। अभी जो सहभागी अवलोकन के क्या लाभ हैं ये भी समझ लीजिए। प्रत्यक्ष अध्ययन, ये सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने नेत्रों की सहायता से समूह की क्रियाओं में भाग लेकर अध्ययन करता है। दूसरा, विस्तृत अध्ययन। लाभ बता रही हूँ। सहभागी अवलोकन के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और विस्तृत सूचनाएं भी एकत्र की जाती हैं क्योंकि अनुसंधानकर्ता जीवन के सभी पहलुओं का स्वयं अवलोकन करता है। तीसरा, वास्तविक अध्ययन। सहभागी अवलोकन के द्वारा अनुसंधानकर्ता समुदाय के व्यवहारों और जीवन का वास्तविक अध्ययन करता है। इसका कारण ये है कि अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच घनिष्ठ प्राथमिक और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाते हैं। चौथा, सरल अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियों में ये सरलतम है क्योंकि अनुसंधानकर्ता वहाँ जाकर बस जाता है जिस समुदाय का उसे अध्ययन करना होता है। इस प्रकार तथ्यों के संकलन में सरलता रहती है। अप्रभावित अध्ययन। पांचवा महत्व है। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता बिना प्रभावित हुए समुदाय के लोगों के व्यवहारों का प्राकृतिक जैसे हैं वो अध्ययन करता है। इसीलिए जो अध्ययन किया जाता है उसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहती है। अनुसंधानकर्ता की कार्यकुशलता में वृद्धि। अनुसंधानकर्ता हमेशा समूह के साथ रहता है, इससे वह समूह के व्यवहारों से और सदस्यों से भली भांति परिचित हो जाता है। उसमें ऐसी शक्ति और कार्यक्षमता का विकास हो जाता है कि वह समूह के सभी सदस्यों का उनके वास्तविक स्वरूपों को जानने का प्रयास करता है। सातवां, संग्रहित सूचनाओं की परीक्षा। अवलोकन के द्वारा हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उनकी पुनः परीक्षा कर सकते हैं। इसका कारण है कि अवलोकित घटनाओं की कभी भी जांच की जा सकती है। अंतिम महत्व बताने जा रही हूँ। सूक्ष्म तथा अति गहन अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता जिस घटना का अध्ययन करता है उसका स्वयं सहभागी होता है, जिससे निरीक्षणकर्ता को अति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन सहभागी अवलोकन के कुछ दोष भी हैं, उन दोषों को भी समझ लीजिए। खर्चीली पद्धति। सहभागी अवलोकन में
क्षेत्र में जाकर निवास करना पड़ता है और समूह के सदस्यों के जीवन में भाग लेना पड़ता है, इसलिए ये इस पर अधिक धन खर्च होता है। सीमित क्षेत्र, सहभागी अवलोकन के द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अवलोकन किया जा सकता है, यानी सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन संभव हो सकता है। सीमित ज्ञान, इस पद्धति का एक दोष ये भी है कि सीमित क्षेत्र का अध्ययन करने के कारण मनुष्य का ज्ञान और अनुभव भी सीमित हो जाता है। वैयक्तिक असंभव, अनुसंधानकर्ता स्वयं ही समूह के सदस्य हो जाने कारण वह समूह के व्यवहारों से अपने को प्रभावित भी कर सकता है, इसलिए अध्ययन में वस्तुनिष्ठता कई बार नहीं आ पाती है। पूर्ण सहभागिता असंभव, सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन समुदाय के जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेता है, किंतु ये सिर्फ सिद्धांत की बात है, व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। कोई भी अनुसंधानकर्ता स्वयं के सांस्कृतिक तत्वों और सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा करके दूसरे सांस्कृतिक जीवन के साथ सामंजस्य नहीं कर सकता। इसके साथ ही अध्ययन समुदाय की कुछ गोपनीय बातें होती हैं जिनमें सहभागिता असंभव है। अगला दोष है सीमित उपयोग, सहभागी अवलोकन पद्धति का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पति पत्नी के दाम्पत्य सुख का अध्ययन सहभागिता के आधार पर संभव नहीं है। समूह व्यवहार में परिवर्तन, सहभागी अवलोकन में सहभागिता के कारण कभी कभी अवलोकनकर्ता को समूह में उच्च स्थान एवं पद प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह समूह के व्यवहार को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगते हैं। अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों के प्रभाव से उस समूह के लोगों के वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और उस समूह का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता। अपरिचित मूल्यों के लाभ संभव नहीं है, ये भी एक दोष है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य होने के कारण तथा समूह की क्रियाओं से घनिष्ठ संपर्क होने के कारण अनेक घटनाओं को सामान्य समझकर छोड़ देता है, जिससे सूक्ष्म निरीक्षण में बाधा पड़ती है। समूह से एकदम अपरिचित होने पर समूह की प्रत्येक क्रिया अवलोकनकर्ता को नवीन एवं आकर्षक लगती है और वह सभी क्रियाओं का सूक्ष्म अध्ययन करता है। अभिनय सामंजस्य की कठिनाई, एक दोष ये है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को दोहरी भूमिका एक अवलोकनकर्ता की व दूसरी समूह के सदस्य की निभानी पड़ती है। इस दोहरी भूमिका में सामंजस्य बनाए रखना अवलोकनकर्ता के लिए बहुत कठिन हो जाता है। जटिल तथा विशेष प्रकृति के अध्ययनों में ये कठिनाई और भी बढ़ जाती है। जैसे यदि हमें अपराधियों का अध्ययन करना है तो अभिनय सामंजस्य की कठिनाई जो है और भी अधिक बढ़ जाएगी। सही आलेखन की समस्या, ये भी एक दोष है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता द्वारा समूह के सदस्यों की भूमिका अदा करने तथा समूह की गतिविधियों में भाग लेने के कारण समस्त सूचनाओं का उनके वास्तविक राज्य में तुरंत लिखना कठिन होता है। अवलोकन के साथ साथ सूचनाओं को लिखने से समूह में उसके प्रति जो शक है, संदेह है, होने लगता है। घटना के साथ लिखने पर किसी तथ्य के भूल जाने या छूट जाने की फिर संभावना रहती है। यदि हम बाद में घटना के संबंध में लिखते हैं तो भूल जाने की या कोई तथ्य छूट जाने की संभावना रहती है। अब मैं इसके बाद असहभागी अवलोकन आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।